स्वागत है आपका डानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे और उसमें आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को आज हम क्लियर करेंगे, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसमें हम इसके अलग अलग प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोशिका विभाजन है वो क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, जब हमने कोशिका सिद्धांत जब पढ़ा था जिसमें हमने क्या देखा था कि जो नई कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही उनका निर्माण होता है। जैसे कि कोई कोशिका है तो वो क्या करेगी, विभाजन करेगी और नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जो पुरानी कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्र कोशिका। क्या कहेंगे, मात्र कोशिका। और जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, संतति कोशिका कहा जाता है। या तो क्या कहा जाएगा, संतति कोशिका, या इसे क्या कहा जाता है, पुत्री कोशिका। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मात्र कोशिकाओं से पुत्री कोशिका या संतति कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। ये कोशिका विभाजन जो है इससे क्या क्या होता है, देखिए कि जो कोशिका विभाजन है इसी से क्या होता है, मनुष्य या किसी भी जीव के शरीर का जो है विकास होता है, या हम कह सकते हैं उसकी वृद्धि होती है। और यही कारण है, यही जो कोशिका विभाजन है इनसे ही कभी कभी ऐसी घातक प्रक्रियाएं हो जाती है। जैसे कि कैंसर जो है एक बीमारी है, जो कि कैंसर जो है उनका वो जो होता है, कैंसर जो होता है उनके उसके निर्माण में, या हम ये कह सकते हैं कि कैंसर जो होता है उस प्रक्रिया में भी यही उत्तरदायी होता है। किस प्रकार से कि जब कोशिकाएं अनियंत्रित और अनियमित प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और वो प्रक्रिया नहीं रुकती है, कोशिका विभाजन जो है वो होता ही जाता है और वो प्रक्रिया नहीं रुकती है, तब क्या होता है, वहां पर कुछ गांठें बन जाती है शरीर में और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। और उसी से जो क्या होता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो ये हमने बात की कि जो कोशिका विभाजन है उसे हम क्या किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। अब हम बात करें कि जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, मेनली जो कोशिका विभाजन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन जिसे सूत्री विभाजन भी कहा जाता है, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। 3 प्रकार का होगा, असूत्री विभाजन, समसूत्री या सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले बात करें कि असूत्री विभाजन क्या होता है। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है, असूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः ज्यादा जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है, बहुत ही कम ये क्रिया होती है। किन किन के अंदर होती है ये, तो ये जीवाणु के अंदर, नीलहरित शैवाल के अंदर, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, यानी कि जो कम विकसित जो सेल होती है, कम विकसित जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के अंदर क्या होगा कि जो कोशिका होती है, हम जानते हैं कि कोशिका जो है उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली और क्या होता है, अंदर की ओर केंद्रक होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो केंद्रक होगा वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा केंद्रक जो है। और उसके बाद क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली होगी उसके अंदर क्या होगा, खांच उत्पन्न होगी। इस प्रकार से खांच उत्पन्न होगी और ये खांच बढ़ती ही चली जाएगी और ये क्या होगा, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस खांच से क्या होगा, जो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होगा वो भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा और इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ये होता है असूत्री विभाजन, जो कम विकसित कोशिकाओं में और बहुत ही कम पाया जाता है, जो कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इस प्रकार की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। तो देखिए, जो समसूत्री विभाजन होगा वो केवल कायिक कोशिकाओं में होगा। किसमें होगा, कायिक कोशिकाओं में होगा। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किसमें होता है, जनन कोशिका के अंदर होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका के अंदर होगा और अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वो जनन कोशिका के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, समसूत्री विभाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन की अगर खोज की बात की जाए कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की या इसकी खोज का जो श्रेय है वो किस वैज्ञानिक को दिया जाता है,
तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग। क्या नाम है? वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग को समसूत्री विभाजन की खोज का श्रेय दिया जाता है। कब की थी इन्होंने इसकी खोज? तो 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है वो समसूत्री विभाजन की खोज की थी। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो किन कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिका जो है उसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब ये जो समसूत्री विभाजन है वो उसमें हो क्या रहा है आखिरकार? तो देखिए समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, जो पैतृक कोशिकाएं हैं जिसे हम मातृ कोशिकाएं भी कहते हैं, उनका जो है प्रतिलिपिकरण होता है। प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन होता है, उसी की वो 2 कॉपी बनाता है, वैसी की वैसी सेम टू सेम कॉपी बनाता है। यानी कि ये एक कोशिका है तो ऐसी की ऐसी 2 कोशिकाएं, उनसे 4 कोशिकाएं, आगे से आगे कोशिकाओं का निर्माण होता जाएगा। हम ये जानते हैं कि जो मनुष्य है उसके एक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। और हम अगर जोड़े की बात करें, पैर की बात करें तो कितनी होती है? 23 पैर या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यानी कि इस कोशिका में कितने हो गए? 46 गुणसूत्र होंगे। अब जब नई कोशिकाएं बनेगी, इसी कोशिका से जब नई कोशिकाएं बनेगी तो उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो समान रहेगी। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? पैतृक कोशिकाओं का प्रतिलिपिकरण होगा। और अब हम बात करें कि इसकी अवस्थाओं की, या इसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती है, ये जो समसूत्री विभाजन होता है वो कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है? तो इसकी 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? इंटरफेज पहला है, इंटरफेज अवस्था, ठीक है। दूसरा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी इसकी कुल 5 अवस्थाएं होती है, तब जाकर जो है ये समसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। कौन कौन सी हो गई? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेज अवस्था की। तो इसमें क्या होगा, ये इंटरफेज अवस्था जो है ये 2 क्रमिक विभाजनों के मध्य की अवस्था है। जो 2 क्रमिक विभाजन है, यानी कि कोई भी विभाजन कर रही है कोशिका, इसके बीच की अवस्था को इंटरफेज अवस्था कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। इसी को निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। और ये 2 क्रमिक विभाजनों के मध्य की अवस्था है। यानी कि कोई कोशिका है, उसका विभाजन हो रहा है, विभाजन से नई कोशिका बन रही है तथा फिर से विभाजन हो रहा, तो ये बीच की अवस्था जो होती है इसकी, उसे हम कहते हैं इंटरफेज अवस्था। अब इस इंटरफेज अवस्था की जो है वापस 3 प्रवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पहला है जीवन फेज या जीवन प्रवस्था, एस प्रवस्था और G2 प्रवस्था। जीवन, एस और G2 प्रवस्था होती है। इस जीवन जो प्रवस्था है इसमें क्या होगा कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं, पहले से उपस्थित जो कोशिका थी, मातृ कोशिका, इससे जो नई कोशिकाएं बनी, अब इनके विभाजन की बारी है। तो इसमें क्या होगा, जो नई कोशिकाएं हैं जिन्हें हम पुत्री कोशिकाएं भी कहते हैं, इनके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। सबसे पहले इनका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का भी संश्लेषण होता है। इसके अंदर जो है जितना भी प्रोटीन चाहिए या आरएनए जो चाहिए, जो कि एस प्रवस्था के लिए जरूरी होता है, उसका निर्माण भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एस प्रवस्था। एस प्रवस्था में क्या होगा? डीएनए का प्रतिलिपिकरण होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का जो है प्रतिलिपिकरण इसके अंदर होगा, एस प्रवस्था के अंदर होगा। और जो कशेरु की कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर इस एस प्रवस्था का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 6 से 8 घंटे का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं G2 प्रवस्था। जो G2 प्रवस्था है इसके अंदर क्या होगा? जो केंद्रक होगा उसके आयतन के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। पहले क्या हुआ? जीवन प्रवस्था में तो कोशिका की वृद्धि होगी और G2 प्रवस्था में केंद्रक के आयतन, केंद्रक का जो आयतन है वो वृद्धि करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो है केंद्रकीय आरआरएनए और एमआरएनए का संश्लेषण भी होता है। इसके अंदर जो एमआरएनए है या आरआरएनए है, जो कि क्या है? आरएनए है, उनका भी क्या होगा? इसके अंदर संश्लेषण होगा या इसके अंदर क्या होगा?
निर्माण होगा। तो ये बात है इंटरफेज, यानी इंटरफेज अवस्था जो होगी उसके अंदर 3 प्रवस्थाएं होंगी, G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था, और ये जो है 2 क्रमिक विभाजनों के मध्य की प्रवस्था होती है जिसे अंतरावस्था भी कहा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जो है क्रोमेटिन जाल जो होगा वो संघनित होकर क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाएगा। हम जब कोशिका की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली जिसके बाहर होती है, और उसमें क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका, और इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन जाल, या हम ये कह सकते हैं क्रोमेटिन जाल या गुणसूत्र जो होता है उसका जाल एक बिखरा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमेटिन जाल जो होगा किसके अंदर है, केंद्रक के अंदर है। ठीक है, इसे हम खोलकर एक बार देख सकते हैं कि जो केंद्रक है उसके अंदर क्या होती है, केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल होता है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जिसे कहा जाता है। अब ये जो क्रोमेटिन जाल है वो कैसा होगा, पास पास आएगा, यानी संघनित होगा। संघनित होकर ये क्या बनाएगा, गुणसूत्र का निर्माण करेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से गुणसूत्र का निर्माण करेगा, गुणसूत्र का निर्माण करेगा, जिसमें ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो बनाएगा। ये जो दोनों भाग है इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो ये संघनित होता है और गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, ये गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो है इसमें क्या होगा, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका जो है वो विलुप्त होने लग जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक के बाहर जो है केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक की जो जब संरचना हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने बात की थी कि सबसे बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती है, उसमें केंद्रिका होती है, और जो गुणसूत्र जाल होता है, और क्या होता है इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होती जाएगी, विलुप्त होने लगेगी, और जो केंद्रिका है वो भी कैसी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। और जो क्रोमोसोम है उससे तो क्रोमेटिन नेटवर्क है उससे तो पहले ही क्या बन गए हैं, गुणसूत्र बन गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है लास्ट अवस्था, यानी प्रोफेज की लास्ट अवस्था तक जो है वो जो केंद्रक झिल्ली और जो केंद्रिका है वो दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, गुणसूत्रों का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो तारककाय होंगे वो विभाजित होंगे। हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है इसमें तारककाय, जब तारककाय की हमने संरचना भी पढ़ी थी, तारककाय होता है, एक तारककाय से क्या बनेंगे, 2 तारककाय बनेंगे, 2 तारककाय बनेंगे। इसके फंक्शन में भी हमने पढ़ा था, एक तारककाय से 2 तारककाय बनेंगे, और ये क्या करेंगे, जो कोशिका होती है, जैसे कि ये तारककाय है, इससे 2 तारककाय बनेंगे, और ये दोनों तारककाय विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, एक इस ध्रुव पर, एक उस ध्रुव पर, यानी दोनों जो है बटेंगे और विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। और इन तारककाय से क्या निकलेगी, एस्ट्रल रेज, यानी अरीय किरणें निकलेंगी। इस प्रकार से इन तारककाय से अरीय किरणों का निर्माण होता है। तो ये बात की हमने प्रोफेज अवस्था की कि प्रोफेज अवस्था में क्या क्या घटनाएं होंगी। प्रोफेज अवस्था में सबसे पहली जो घटना होगी वो तो ये होगी, जो इसके अंदर क्रोमेटिन जाल जो है वो संघनित होगा, यानी पास पास में आएगा, और किसका निर्माण करेगा, गुणसूत्र का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे, केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त हो जाएगी, केंद्रिका भी विलुप्त हो जाएगी, और जो तारककाय होगा वो विभाजित होकर 2 तारक केंद्र का निर्माण करेगा, और ये दोनों जो है विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, और इनसे क्या निकलेगी, एस्ट्रल रेज, या हम ये कह सकते हैं अरीय किरणों का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज जो अवस्था है उसमें क्या होगा, तो देखिए जो मेटाफेज अवस्था है इसके अंदर क्या होगा, तारककाय से तरकु तंतु का निर्माण होता है। जो तारककाय होता है इससे किसका निर्माण होगा, तरकु तंतुओं का निर्माण होगा, और तरकु तंतु जो है वो गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने गुणसूत्र की बात की इस तरह से कि गुणसूत्र जो होती है इस प्रकार की एक संरचना होती है, जिसके अंदर जो ये मध्य भाग जो होता है इसे हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। और जो ये वाली जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जो है तारककाय से तरकु तंतु, ये जो तारककाय है इनसे क्या बन रहे हैं, अब तरकु तंतु बन रहे हैं। ये जो तरकु तंतु है इस प्रकार से ये बन रहे हैं,
और ये किससे जुड़े होते हैं? तो ये तर्कतंतु जो है इस गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो तर्कतंतु है इस गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जुड़े होते हैं। और गुणसूत्रों के विषुवत गुणसूत्रों को जो है विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा कह सकते हैं या मेटाफेज प्लेट कहा जा सकता है, जो कि बीच में स्थित होती है। तो ये गुणसूत्रों को कहाँ लाएगा? बीच में लाएगा। ये जो तर्कतंतु है इसको किससे जुड़ा होता है? ये गुणसूत्र बिंदु से जुड़ा होता है, खिंचाव उत्पन्न करेगा और कहाँ लाएगा? इनको बीच में व्यवस्थित करेगा। इनको गुणसूत्रों को बीच में व्यवस्थित करेगा। विषुवत रेखा पर गुणसूत्र इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इसके जो गुणसूत्र बिंदु जो होगा, अब इसका गुणसूत्र बिंदु जो होगा वो तो कहाँ होगा? विषुवत रेखा। देखिए यहाँ पर होती है विषुवत रेखा, तो ये गुणसूत्र बिंदु तो कहाँ हो गया? विषुवत रेखा के ऊपर स्थित हो गया। और इसकी जो भुजाएं हैं, इस गुणसूत्र की ये जो भुजाएं हैं जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, ये जो है ये कहाँ होगी? ये जो है ये इस इसे हम क्या कह सकते हैं? ये जो है भुजाएं ध्रुवों की ओर या ध्रुवों की तरफ ये स्थित होती है। ये दोनों जो है ये ध्रुवों की तरफ स्थित होगी। और जो ये जो बिंदु है, गुणसूत्र बिंदु है, वो कहाँ होगा? विषुवत रेखा या मेटाफेज प्लेट की तरफ ये जो है ये स्थित होगा। तो ये हमने बात की प्रोफेज अवस्था और मेटाफेज अवस्था की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफेज अवस्था की। एनाफेज अवस्था में क्या होगा? जो गुणसूत्र बिंदु है वो विभाजित होंगे। यहाँ पर जो हम गुणसूत्र बिंदु पढ़ रहे थे, गुणसूत्र बिंदु जैसे कि इसके अंदर जो मध्य का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, ये पार्ट क्या होगा? विभाजित होगा, यानी कि ये टूटेगा, दो भागों में बटेगा। अब क्या होगा? ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है इस पर आ जाएंगे और ये दोनों इस पर आ जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो दो पुत्री गुणसूत्रों के अंदर, अब जो है इनको पहले क्या बोल रहे थे? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, इन दोनों को और इन दोनों को। अब यहाँ पर क्या होगा? दो पुत्री, ये दोनों को क्या कहेंगे? दो पुत्री क्रोमेटिड्स या दो पुत्री गुणसूत्र कहेंगे। और इसमें ये विभाजन हो जाएगा। दोनों जो पुत्री गुणसूत्र होंगे वो क्या करेंगे? विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करेंगे। ये दोनों पुत्री गुणसूत्र हैं, ये इस ध्रुव की तरफ, ये इस ध्रुव की तरफ। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर ये जो है जो गुणसूत्र बिंदु जो है किससे जुड़े हुए हैं? तर्कतंतु से जुड़े हुए हैं। और ये तर्कतंतु जो है इनके अंदर क्या करेंगे? खिंचाव उत्पन्न करेंगे। ये तर्कतंतु इसे इस तरफ खींचेगा और ये तर्कतंतु जो है इसे उस ध्रुव की तरफ खींचेगा। तो इनके अंदर खिंचाव की वजह से जो है ये जो गुणसूत्र बिंदु है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। एनाफेज के अंत में पुत्री क्रोमोसोम के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की तरफ होते हैं। अब ये देखिए, जो ये गुणसूत्र बिंदु है ये तो कहाँ आ गए? ध्रुवों की तरफ आ गए। और ये जो भुजाएं हैं ये कहाँ आ गई? इस विषुवत रेखा की तरफ आ गई। अब लास्ट में क्या होगा इसमें कि गुणसूत्र बिंदु तो ध्रुवों की तरफ और इसके अंदर जो भुजाएं हैं वो कहाँ आ जाएंगे? मेटाफेज अवस्था की मेटाफेज प्लेट है या विषुवत रेखा जो है इसके ऊपर ये व्यवस्थित हो जाएगी। तो ये होगी एनाफेज अवस्था के अंदर घटनाएं। अब हम बात करते हैं टीलोफेज अवस्था की। टीलोफेज अवस्था में क्या होगा? जो पुत्री गुणसूत्र होंगे वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं पूरी तरह से। ये जो पुत्री गुणसूत्र होंगे वो इस ध्रुव पर, ये वाले उस ध्रुव पर, इस तरह से पहुंच जाएंगे और दो समूह का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? दो समूह का निर्माण होगा, अलग अलग दो समूह बनाएंगे और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो होगी वो पुनः प्रकट होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो केंद्रक झिल्ली है ये केंद्रक झिल्ली वापस बन गई है और इसके अंदर ये जो केंद्रिका है वो भी पुनः प्रकट हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इससे दो केंद्रकों का निर्माण हो गया। केंद्रक झिल्ली बन गई, केंद्रिका बन गई, केंद्रक द्रव्य आ जाएगा इसके अंदर और ये गुणसूत्र जो है वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। अब ये गुणसूत्र जो है, जो इस प्रकार की जो संरचना थी गुणसूत्रों की, वो जो है वो वापस क्या होंगे? विसंगनित। पहले क्या हो रहा था? क्रोमेटिन जाल जो है वो संगनित हुआ, गुणसूत्र बनाए। अब ये विसंगनित होगा यानी खुलेगा तो क्या बन जाएंगे? वापस इस प्रकार का क्रोमेटिन जाल जो है उसका निर्माण हो जाएगा। यानी यहाँ तक इस प्रक्रिया में क्या हो गया? एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो गया, दो केंद्रक का निर्माण हो गया। और हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन में केंद्रक के साथ साथ किसका विभाजन होना जरूरी है? कोशिका द्रव्य का। तो अब इसमें क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो समसूत्र विभाजन जो है उसकी पांचों अवस्थाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब इसके लास्ट में हमने जाना कि जो समसूत्री विभाजन है उसकी जो लास्ट अवस्था होती है उसमें दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब होगी प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस की। किसकी होगी? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य जो भरा है वो अब दो भागों में बटेगा और कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगा? दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। अब इस साइटोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया है वो पादप कोशिका में अलग होती है, जंतु कोशिका में अलग होगी। पादप कोशिका के अंदर इसमें क्या होगा कि ये जो कोशिका है इसके बीच में इस प्रकार से सेल प्लेट का निर्माण होगा। सेलुलोज की बनी होगी वो प्लेट और इस प्रकार से सेल प्लेट का निर्माण होगा और ये जो है दो कोशिकाएं बना देगी, एक कोशिका ये और इससे एक कोशिका ये बना देगी। पादप कोशिकाओं में तो इस प्रकार से होगा, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें किस प्रकार से होता है? उसमें खांच विधि द्वारा होता है। किस प्रकार से होगा? खांच विधि द्वारा। इसमें क्या होगा, जो कोशिका है हम जानते हैं ये ज्यादा बड़ी कोशिका बन गई है, थोड़ी छोटी बना लेते हैं इसको। जो कोशिका है उसमें क्या होगा कि दो केंद्रक है, दो केंद्रक है जिसमें केंद्रिका, वो जो क्रोमेटिन जाल वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इस कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा पड़ा है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली जो है इस कोशिका झिल्ली में क्या होगी? खांच उत्पन्न होगी। किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से इसके अंदर कोशिका झिल्ली में जो है वो खांच उत्पन्न होगी और ये जो खांच है वो आगे बढ़ती ही जाएगी। ये दो केंद्रक है, अब ये खांच आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में क्या होगी, ये खांच इस प्रकार से मिल जाएगी आपस में। आपस में मिल जाएगी, यानी कि ये खांच किस प्रकार से मिलेगी? इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी और फिर क्या करेगी, ये इस प्रकार से मिल जाएगी, जिससे इसका जो कोशिका द्रव्य था इस तरफ का कोशिका द्रव्य इस कोशिका के अंदर और इस तरफ का कोशिका द्रव्य इस कोशिका के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस प्रकार से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी कि एक जो संतति कोशिका है, एक जो मात्र कोशिका है, इससे कितने कोशिकाओं का निर्माण हो गया? दो संतति कोशिका या दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें समान रहेगी। इसमें यदि 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें भी कितने होंगे? 46 गुणसूत्र ही होंगे, यानी कि 23 जोड़े इसके अंदर है तो 23 जोड़े भी इसके उसी के अंदर जो नई कोशिका है या नई पुत्री कोशिका है या संतति कोशिका है उसमें भी उतने ही गुणसूत्र उपस्थित होंगे, इसीलिए इसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो होगा अर्धसूत्री विभाजन। उसकी प्रक्रिया लंबी है तो अगली क्लास में इसे हम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।